डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज में दिए गए पाठ ल्हासा की ओर के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। इसमें इसके जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं। घुमक्कड़ी स्वभाव वाले राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो है वो सन 1893 में गांव पंधा, जिला आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में इनमें ईस्वी में इनका जो है श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इन्हें महापंडित भी कहा जाता था क्योंकि ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अनेक भाषाओं के बारे में जानते थे। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। अब हम पाठ परिचय जानते हैं। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा में उद्धृत है। ये यात्रा उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा भिखारी के भेष में की थी। ये इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम स्थानों का बहुत ही रोचक शैली में वर्णन किया गया है। इस पाठ से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन और दूसरा है सुमति और नमसे। जो राहुल सांकृत्यायन है वो उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति या दृढ़ निश्चय थे। वो साहसी यात्रा में अनेक कष्टों का सामना करते थे और अध्ययनशील होकर बिहार में 103 पोथियों को पढ़ने में रम गए। इतना उनको पढ़ने का शौक था। महापंडित थे। सारी भाषाएं मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी भाषाएं वो जानते थे और उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनकी यात्राओं का सजीव वर्णन दिया गया है। और दूसरे बताए मैंने सुमति 3 पात्र हैं। इसमें वास्तविक नाम था उनका लोजेशेख, एक मंगोल भिक्षु और स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति थे, शांत व सरल स्वभाव था उनका भी और मिलनसार थे और सबसे स्नेह करते थे। एक है नमसे। नमसे जो है बौद्ध भिक्षु हैं, विनम्र स्वभाव के, भद्र पुरुष हैं, वो भी स्नेही हैं, वो भी शेखर बिहार की खेती के मुखिया भी हैं। अब पाठ का सार इस प्रकार है। ल्हासा की ओर नामक यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन जी ने 1929 से 30 में नेपाल से तिब्बत जाने के दुर्गम स्थानों का रोमांचकारी वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल में तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। ये तत्कालीन समय में व्यापारिक रास्ता ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए चारों ओर फौजी चौकियां और किले थे जिनमें चीनी पलटने रहती थी। आधुनिक किलों में किसानों के ने अपना बसेरा जो है बना लिया। आज वो वहाँ पे क्या रहता है, किसान रहते हैं। तिब्बत का सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिक्षुकों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर आ जा सकता है। घर की सास या बहू चाय बना लेती है, नहीं तो आप स्वयं भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते अंदर, आपको जाने दिया जाएगा। यहाँ चाय सोडा, मक्खन और नमक डालकर मिट्टी के बर्तन में परोसी जाती है। उसके बाद है ठहरने की जो सही जगह उन्हें कौन सी मिली। इस बार यात्रा के दौरान लेखक राहुल सांकृत्यायन और उनका साथी सुमति, जो मैंने बताया आपको, भिखारी के भेष में थे। तब भी उन्हें तोंगला के आखिरी गांव में सुमति के जान पहचान वाले घर में अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से लौटे तब वे भी भिखारी के भेष में नहीं, बद्र यात्री के भेष में थे। फिर भी किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी। पहले वो भिखारी के भेष में गए तब उन्होंने जाने आने दिए, लेकिन 5 साल बाद तो जो था, जब वो वापस लौटे अच्छे भेष में थे, तब कोई भी रहने के लिए उनको जगह नहीं दे रहा था। उन्हें सबसे गरीब झोंपड़े में रहना पड़ा। ये बहुत कुछ लोगों की उस समय की स्थिति मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, क्योंकि वे शाम को शक बोलते मदिरा पीकर अपने होश वास खो बैठते। थोड़ा सा ये भी है कि उस समय जो थे वो लोगों में चेंज आ गया था, उनकी मनोवृत्ति जो थी वो बदल चुकी थी। 5 साल का गैप जो था, उसके बाद जो लोग थे वो अपने सारा उनका बिहेवियर जो था वो चेंज हो चुका था। डाड़ा थोगला का जंगल।
ये जंगल के बारे में बताया जो उन्होंने पार किया। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित डाढ़ा खतरनाक स्थल होता है। यहाँ मीलों पर कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। जब जंगल है तो डाकू रह ही सकते हैं आराम से। ये पहले व्यक्ति को मार देते हैं, बाद में उन्हें लूटते हैं। देखते बाद में कि इनकी जेब में क्या है क्या नहीं है, लेकिन पहले मारने का काम करते हैं। चाकू बंदूक आदि रखना आम बात है। सरकार भी पुलिस पर खर्चा नहीं करती। लेखक और सुमति को जहाँ भी खतरा लगता वे टोपी उतारकर भीख मांगने लग जाती। सरकार भी पुलिस पर खर्चा नहीं करती, मतलब कोई पुलिस वहाँ तैनात नहीं है। और लेखक जब लेखक और सुमति दोनों को जब लगता कि ये हमारे लिए खतरे वाली जगह है, तो वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं अपनी टोपी उतार के कि हम भीख मांगे हैं, क्योंकि भीख मांगे के वेश में गए थे। अगले दिन दोनों को लंकोर पहुंचना था। दोपहर वे डाड़े पहुंचे। दाहिनी तरफ बर्फीली पहाड़ियां थी। डाड़े में क्या था? बर्फीली पहाड़ियां थी। पहाड़ नंगे थे, ना बर्फ थी और ना ही हरियाली, मतलब बिल्कुल प्लेन थे वो, कुछ नहीं था वहाँ पे। सबसे ऊंचे स्थान पर डाड़े के देवता का मंदिर था, और सबसे ऊंचा जो था डाड़े के देवता का मंदिर दिखाया जाता था, जिसे पत्थरों, सींगों व रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। जिसके पत्थरों से सजाया था, सींगों से सजाया गया था पशुओं के, और रंग बिरंगी झंडियों से। उतराई पर भटकाव। लेखक व सुमति जब नीचे उतरने लगे उस स्थान से, तो वो घोड़े पर जा रहे थे फिर, तो घोड़े के धीमे चलने के कारण लेखक से ही मार्ग से भटक गया और दाएं रास्ते पर जाने की बजाय वो कहाँ चला गया? बाएं पर निकल पड़ा। 1.5 मील को ऐसे चला रहा। पता चला कि रास्ता गलत है। वापस आने पर 4-5 बज गए थे। सुमति इंतजार में थे और गुस्से में भी, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो क्यों नहीं आया। सुमति ने गुस्से में कहा कि उन्होंने 2 टोकरी कंडे फूक डाले। कंडे बोलते हैं वो गोबर के बनाए हुए जो उपले होते हैं, उनको कंडे बोला जाता है। बोलते मैंने 2 टोकरी फूक दिए और 3-3 बार चाय गर्म की। मजबूरी बताने पर वे शांत हुए। तो उन्होंने बता दिया कि मैं इसलिए भटक गया था क्योंकि मैं बाएं ओर चला गया था और थोड़ा घोड़ा भी मेरा धीमे चल रहा था। लंकोर में एक अच्छी जगह रहने को मिली और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। कोई उनका व्यंजन है, खाद्य व्यंजन, कोई खाने वाला व्यंजन है, उसको थुक्पा कहा जाता है। चाय सत्तू भी साथ में था। अगले दिन वे पहाड़ी पर थे जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। सुमति के यजमान हर जगह थे। वे उन्हें गंडे पहुंचाना चाहते थे। गंडे कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते हैं। कपड़ा ले लेते हैं, छोटे छोटे उसके प्लेन टुकड़े कर देते हैं, और ये जो थे उनका कोई वो था कि जैसे हम लोग धागा वगैरह बांधने के लिए देते हैं, तो ये गंडे देते थे। गंडे खत्म होने पर सुमति कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे, और कपड़े लेकर नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर गांव में जाने के लिए राजी कर लिया। लेखक ने सुमति जो था वो अपने जो भी थे उनके शिष्य थे या उनके सेवक थे, उनको वो गंडे प्रदान करते थे, और लोग भी समझते थे कि सुमति ने हमें दिए, तो वो भी उसको बड़े आदर से लेते थे और अपना भाग्य समझते थे कि हमारा अच्छा भाग्य जो हमें सुमति ने गंडे दिए। तो वो ऐसे अपने जो उनके प्रिय शिष्य थे या प्रियजन थे जो जिनको वो जानते थे, तो उनके घर में जाते थे, तो वो बड़ा टाइम लगा देते। तो लेखक ने उन्हें इस बार बोला कि आप दूर मत जाना, और वो राजी हो गए कि मैं दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि लेखक को बड़ा टाइम उनका इंतजार करना पड़ता था। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बंटी थी। जागीरों को काफ़ी बाग मठों के हाथ में है। जागीरदार किसानों से खेती कराते हैं। कोई भिक्षु खेती का प्रबंध देखने आता है तो उसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर बिहार में एक भद्र पुरुष से मिले। भिक्षुकों के भेष में होने के कारण आदर मिला। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जहाँ जो लेखक और सुमति जो जहाँ की बुद्ध की हस्तलिखित 103 हस्तलिखित पोथियां उनको मिली। वही लेखक अन्य आश्रम जमाया और वही बैठ गए वो। और जो सुमति थे वो अपने उसके शिष्यों के पास वो गंडे देने चले गए। एक एक पोथी वो 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन्हीं पोथियों में रम गए, मतलब रम के मीन उनको पढ़ने लगे। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने अनुमति दे दी। जब सुमति ने बोला कि मैं अपने यजमानों के पास अपने शिष्य के पास जाया हूँ, तो लेखक ने सोचा कि मुझे तो ये पोथियाँ पढ़ने के लिए मिल गई हैं। मैं इनको पढ़ने का शौक था, ध्यान का बताया मैंने पहले भी कि ध्यान का बड़ा शौक था, तो वो उन पोथियों को पढ़ने में लग गए। 103 थी वो पोथियाँ, और उन्होंने पूछा कि मैं चला जाऊँ, तो उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन वे भिक्षु का नाम था जिसके भिक्षु के यहाँ ठहरे हुए थे, उसका नाम था नमसे से विदाई होकर वो दोनों चल दिए। ये है हमारी कहानी है ल्हासा की, और इस पाठ को आप लोग अच्छे से अपने आप रीड कर लेंगे। धन्यवाद।